Hello, dear students. This is Kartar Singh here, and I welcome all of you on my YouTube channel, KT Sir English. Today, we are going to discuss a new poem, The Solitary Reaper, composed by William Wordsworth. This is, very sweet poem, very melodious poem, and lyrical poem, which was written by a nature poet, William Wordsworth, who was a romantic poet also. विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये एक रोमांटिक पोएट थे, ये एक नेचुरल पोएट थे, नेचर पोएट थे और बहुत अच्छा लिखने वाले थे। सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे, कॉमन पीपल के बारे में लिखते थे, एक कॉमन लैंग्वेज में लिखते थे। तो ये जो पोयम है जो इनकी आप देख रहे हैं, द सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनकी एक नेचर पोयम का, एक रोमांटिक पोयम का। मैं थोड़ा सा पहले आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में समझाता हूं कि किस तरह से वो पोयम लिखते थे और इस पोयम से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। देखो, अगर आप पोएम की बात कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट में से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर आपको लिटरेरी पीरियड्स की बात करते हो, मूवमेंट्स की बात करते हो, तो वहाँ पोएट के बारे में भी पूछ सकता है। तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं और स्पेशली इस पोएम से रिलेटेड। ये जो आप पोएम देख रहे हैं ये सॉलिटरी रीपर है। सॉलिटरी यानी लॉनली, जो अकेले, रीपर यानी फसल काट रही है, हु इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, हु इज कटिंग द हार्वेस्ट, जो फसल काट रही है अपनी सिकल से, और वो अकेली कहीं दूर पहाड़ों में, स्कॉटलैंड के हाईलैंड पहाड़ों में वो फसल काट रही है और साथ साथ में वो गीत भी गा रही है, सिंगिंग एंड कटिंग, ठीक है ना, और रीपिंग कर रही है, फसल को काट रही है, बहुत मधुर आवाज में गा रही है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर पोएट है, वो कहते हैं कि इसकी आवाज इतनी प्यारी है कि जो नाइटिंगेल जो गाना गाती है उससे भी स्वीटर गाना इसका है, उससे भी ज़्यादा अच्छा गाना इसका है। जो कुक्कू, जो कोयल गाना गाती है, उससे भी मीठा गाना जो है वो इस सॉलिटरी रीपर का है, ये उससे भी अच्छा गीत गा रही है। हालांकि किस लैंग्वेज में गा रही है वर्ड्सवर्थ को नहीं पता, क्योंकि ये स्कॉटिश लैंग्वेज में गीत गा रही है और जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं वो इंग्लिश जानते हैं, तो उनको लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, इसके वर्ड्स के मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहे, बट यस इसकी थीम शायद वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका म्यूजिक उन्हें अच्छा लग रहा है और वो जो इनको पावर दे रहा है, जो इनको एक अच्छा रिनोवेट कर रहा है, उसका बड़ा मजा आ रहा है और बहुत अच्छा इफेक्ट वो गीत इनके ऊपर डाल रहा है। हालांकि इसके वर्ड्स वो समझ नहीं पा रहे, तो ये धीरे धीरे जो है उस गाने को सुनते हैं, इसमें बहुत इंजॉय करते हैं और कोई डिस्टर्बेंस वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि चुपचाप मैं इस गाने को हमेशा के लिए सुनता रहूं। और वो गा भी बहुत प्यारा रही है और उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो जो लोग गुजर रहे हैं वहाँ से, उसको कहता है कि नहीं, यहाँ से बिना आवाज़ करे जाओ या चुप हो जाओ, रुक जाओ और इसके गाने को सुनो, इस गाने को इंजॉय करो, ठीक है ना। और फिर जो वो गाने को सुन लेता है तो उसके बाद फिर वो कुछ सालों बाद इस कविता को लिखता है, ठीक है ना। वैसे इसके बारे में कुछ और भी थियरीज हैं, उन सबको हम समझते हैं। और बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी पोएम है। आई होप आप इस पोएम को बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये लिरिकल है, ये एक बैलेड की तरह है, बहुत छोटी सी प्यारी पोएम है, 32 लाइन्स की, तो डेफिनेटली यू विल इंजॉय इट। देखते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, इस पोएम को लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये एक रोमांटिक पोएट हैं। ही इज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट क्या होते हैं? रोमांटिक पोएट वो होते हैं जो इमेजिनेशन में रहते हैं, इमेजिनेशन की बातें करते हैं, कल्पनाओं की बातें करते हैं। ये वो होते हैं जो कि नेचर की बातें करते हैं। ये वो होते हैं जो कि कॉमन मैन की बातें करते हैं, कॉमन पीपल की बातें करते हैं। ये सारी बातें आपको हमारी इस पोयम सॉलिटरी रीपर में दिखाई देंगी। एक कॉमन पीपल जो गांव की सीधी सादी लड़की है जो फसल काट रही है,
उसके ऊपर बात कर रहा है। एक बहुत सिंपल सा विषय फसल काटने का सब्जेक्ट मैटर वो है, उस पर बात कर रहा है। नेचर है, पहाड़ है, वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, एक खेत हैं, पेस्टोरल सीनरी है, तो ये नेचर की बात करता है। इमेजिनेशन, वहाँ उस गीत को सुनता है और बाद में 2 साल बाद फिर इमेजिनेशन में उस पोएम को लिखता है, अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से तीनों एलिमेंट्स को रखती है और ये पोएम जो है हमारी रोमांटिक पोएम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने ग्रेड फर्स्ट की एक पोएम पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ाई थी यूट्यूब के ऊपर, टिंटन एबी, वो भी एक नेचर पोएम थी। वो जिस तरह से बहुत बढ़िया पोएम थी ना, उसी स्टैंडर्ड की ये पोएम है सॉलिटरी रीपर, वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना। ये रोमांटिक पोएट थे, ये एक नेचर पोएट है। नेचर पोएट मीन्स ही टॉक्स अबाउट नेचर, he talks about natural elements like mountains, river, forest, trees, daffodils, flowers, ये इनकी बातें करता है। कॉमन पीपल, पेस्टोरल सीनरी। तो ये जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये बहुत बड़े नेचर पोएट हैं, हार्बिंजर हैं ये नेचुरल पोएट्री के, हार्बिंजर। ये वर्शिपर ऑफ नेचर हैं, लवर ऑफ नेचर हैं। ये नेचर में हर एलिमेंट के अंदर गॉड को देखते हैं। ये पैंथीस्ट हैं, हार्बिंजर ऑफ नेचर हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर हैं, लवर ऑफ नेचर हैं। इनकी हर वेन्स में, इनके ब्लड में आप देखना नेचर ही नेचर है। इनकी लगभग सारी की सारी पोएम्स नेचर पर लिखी गई हैं। चाहे आप डैफोडिल्स देख लें, चाहे आप टिंटन एबी देख लें, चाहे आप सॉलिटरी रीपर देख लें, आप कोई सी पोएम उठा के देख लो इनकी, ये नेचर की ही बातें करते हैं। ये कहते हैं कि मैं बचपन में नेचर के अंदर गोद में खेलता था, प्लेग्राउंड समझता था नेचर को। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो मैं नेचर को अपनी बिलव्ड की तरह देखता था। फिर जब ये और बड़े हुए, मेडिटेटिव थॉट में आए, इनकी जो मेडिटेटिव स्टेज, इनके 4 स्टेज है इनके जीवन के, जिसमें सब में नेचर एलिमेंट पाया जाता है। बॉयहुड स्टेज, जिसमें ये नेचर को अपनी मदर समझते हैं और उसके लैप में, उसकी गोद में खेलते हैं, प्लेग्राउंड समझ करके वहाँ पेड़ पौधों में रहना, पेड़ों पे चढ़ना, नदी में तैरना, वो काम करते हैं। फिर ये जब यूथफुल स्टेज में आते हैं तो ये नेचर को जो है ये अपनी बिलव्ड मानते हैं, नेचर को बिलव्ड मानते हैं। और फिर उसमें इतना पैशन है, जैसे आप अपने बिलव्ड से मिलने के लिए बहुत पागल रहते हो ना, ये वैसे ही नेचर से मिलने के लिए पागल रहता है। फिर इसकी तीसरी स्टेज आती है मेडिटेटिव स्टेज, जिसमें ये मैन और नेचर के अंदर एक रिलेशन देखता है, एक डिवाइन स्पिरिट का कनेक्शन देखता है, जो आपको इस पोएम में भी दिखाई देगा कि किस तरह से जो मैन का जो, या जो ह्यूमन काइंड्स के, जो ह्यूमन बीइंग्स के जो म्यूजिक है, वो किस तरह से आपको डिवाइन फील करवाते हैं। पावर ऑफ म्यूजिक इसमें दिखाया गया है और ये बताया गया कि किस तरह से नेचर और मैन आपस में कनेक्टेड हैं। फिर फोर्थ स्टेज इसकी आती है पैंथीस स्टेज, जिसमें आप नेचर के हर कण में ईश्वर को देखते हैं। गॉड इज एवरीवेयर इन एवरी एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो ये 4 स्टेज के बारे में बात करता है। बहुत बड़ा नेचर पोएट है ये, सबसे बड़ा नेचर पोएट आप कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट नेचर पोएट्स इन होल इंग्लिश लिटरेचर। तो ये वो बात करता है। और इसके अलावा ना ये सिंपल लैंग्वेज की बात करता है, सिंपल लैंग्वेज। ये जो नियो क्लासिकल एज की जो आर्टिफिशियल डिक्शन है ना, ये उसको क्रिटिसाइज करता है और ये कहता है कि पोइट्री और प्रोज की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देयर वाज नाइदर द डिफरेंस बिटवीन द डिक्शन ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, नॉर वॉज नॉर शैल बी, न था, न है, न रहेगा। एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। जैसे आप प्रोज लिखते हो ना सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे पोइट्री भी लिखनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन पीपल की लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए। और हमारे जो एवरीडे लाइफ में जो यूज होती है चीज़ें, एवरीडे लाइफ की जो घटनाएं होती हैं, वो सब्जेक्ट मैटर होने चाहिए। ये तीनों बातें ना आप लोगों को द सॉलिटरी रीपर में दिखाई देगी। इसके नेचर एलिमेंट्स आपको सॉलिटरी रीपर में दिखाई देंगे। ये रोमांटिक पोएट था, तो तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये आपको इसकी द सॉलिटरी रीपर में दिखाई देंगे।
तो आई होप आप समझ पा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। ये जिस तरह का पोएट था उसी तरह की इसने पोएम लिखी। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये इनका जो बर्थ था वो होता है 1770 में, अप्रैल 1717, 7 अप्रैल 1770 को ये पैदा हुए। और वो जो एज थी ना, वो रोमांटिक एज ये मान लीजिए कि अब शुरू होने वाली थी, है ना। और ये उसी एज में पैदा हुए। इन्होंने क्या किया, 1798 में लिरिकल बैलेट्स लिखा, लिरिकल बैलेट्स विद द हेल्प ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज। इन दोनों ने मिलकर एक वॉल्यूम निकाला लिरिकल बैलेट्स का, जिसमें 23 पोएम्स थी, 23 पोएम्स। इसमें 19 पोएम तो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज की थी, ठीक है ना। और लिरिकल बैलेट जब आया ना 1798 में, तो कहा जाता है कि यहीं से ही फिर रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। ये लिरिकल बैलेट जो है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जब रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। तो हमारे जो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये रोमांटिक एज के सबसे बड़े पोएट्स में से एक माने जाते हैं, या सबसे बड़ा भी कह सकते हो उनको आप। ये लीडर है रोमांटिक पोएट्री के, रोमांटिसिज्म के, है ना। जो सारे मैंने एलिमेंट्स बताए वो यहाँ से ये करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो पोएम इन्होंने लिखी, इसकी थोड़ी सी आप कहानी देख लीजिए। हुआ क्या था दोस्तों, 1803 सितंबर का महीना, सितंबर, ओटम सीजन चल रहा था। अपनी सिस्टर, इनकी सिस्टर थी डोरोथी, जिसमें आपने इसका नाम टिंटन एबी में भी सुना होगा, और द डैफोडिल्स जो पोएम है उसमें भी सुना होगा। ये इनकी बहुत करीब थी, बहुत क्लोज थी, इनसे केवल कुछ महीने, 1 साल छोटी थी। मतलब जिस साल 70 में पैदा और अगले साल ये पैदा हो गई थी। बहुत बिल्कुल बराबर के थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ये साथ रहते थे, साथ घूमते थे। ये इनकी बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, इनकी बहुत प्यारी सिस्टर कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनके साथ रहते थे और इनके साथ घूमते थे। तो ये 1803 में सितंबर में अपनी बहन डोरोथी के साथ में ये स्कॉटलैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, स्कॉटलैंड। अभी जब सुन लेंगे ना तो पोएम आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में इन्होंने स्टे किया, और वहां जब ये स्टे किया तब इनके दिमाग में कहते हैं कि शायद इस पोएम का विचार आया। वहां ये रुके और फिर 1805 में 2 साल बाद इन्होंने ये पोएम लिखी। पोएम वॉज कंपोज्ड इन 1805। फिर 1807 में उसके फिर 2 साल बाद, तो याद रखना जाएगा 3, 5, 7 तीन ऑड नंबर है। 1803 में ये घूमने गए, 5 में इन्होंने लिखी और 7 में इन्होंने पब्लिश करवा दी। दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1807, पब्लिश करवा दी इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये लिरिकल बैलेड की तरह ही एक इनका वॉल्यूम था, एक बुक थी, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो 1807 में आया था। इस पे सब पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब क्वेश्चन बनने लायक लाइन्स हैं, है ना ये। तो 1807 में पब्लिश हुई पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जो बहुत फेमस रहा और ये लिरिकल बैलेड की तरह काफ़ी पॉपुलर रहा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सितंबर में घूमने तो गए थे, बट उससे पहले घटना और हुई है। कुछ लोग कहते हैं इसका सोर्स ये तो है ही, जब ये घूमने गए थे, इसका एक सोर्स और माना जाता है। इनके एक फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, जिनका नाम था टॉमस विल्किंसन। टॉमस विल्किंसन ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और इन्होंने कोई यात्रा की थी स्कॉटलैंड की, टॉमस विल्किंसन ने। और जब ये वहां गए तो इन्होंने स्कॉटलैंड के ऊपरी इलाके में, हाईलैंड्स में, वहां इन्होंने एक यात्रा की थी, बुक लिखी थी बाद में, जो बाद में पब्लिश हुई। पहले पब्लिश नहीं हुई थी, ये अपने ये द सॉलिड रीपर पहले आ गई थी। तो बट इन्होंने, इनकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी हस्तलिखित, जो कहीं से अपने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ने को मिल गई।
उस मैन्यूस्क्रिप्ट में टॉमस विल्किंसन ने, जिसका बाद में इन्होंने बुक का नाम भी दिया टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन्स, ये बुक का नाम था। ये बुक इन्होंने बाद में पब्लिश की, ये बाद में 1824 में पब्लिश करवाई गई, बहुत बाद में, है ना। लेकिन उससे पहले इन्होंने हाथ से लिख दिया था, पब्लिश बाद में हुई, हस्तलिखित एक ये जो वाली बुक थी टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने पढ़ी। और जब इसको पढ़ा तो उसमें एक जिक्र मिला जिसपे पूरी पोएम आप बेस्ड कहते हैं, पूरा पूरा सोर्स है, जिसमें टॉमस विल्किंसन बताते हैं कि वो पहाड़ों में ऐसे घूम रहे थे, तो स्कॉटलैंड के पहाड़ों में घूमते घूमते उन्हें एक सॉलिटरी, एक लॉनली गर्ल दिखाई दी जो फसल काट रही थी। शी वॉज रीपिंग एंड शी वॉज सिंगिंग एज वेल एज, वो कोई स्कॉटिश लैंग्वेज में गाना गा रही थी, स्कॉटिश लैंग्वेज में गाना गा रही थी, है ना, जिसको गैलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, गैलिक पुराने उसमें, और इसको अर्स भी कहते हैं, है ना। ये लैंग्वेज में, अर्स लैंग्वेज में वो गाना गा रही थी। और ये गाना टॉमस विल्किंसन को भी उसके वर्ड समझ में नहीं आए, बट उनको बड़ा अच्छा लगा सुन करके, बहुत प्यारा लगा। उन्होंने इतना अच्छा गाना कभी नहीं सुना था, और उन पहाड़ों में उस लड़की की आवाज़ गूंज रही थी, एको हो रही थी, वो बड़ी अच्छी लगी उसको। जब वहाँ से गुजरे तो उसको बड़ा अच्छा लगा, और वो कई दिनों तक उस गाने को याद रखा उन्होंने। इस चीज से प्रभावित होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कहते हैं कि ये पोएम लिखी थी। तो दोनों सोर्स याद रखना। 1803 सितंबर में उनकी वो यात्रा जो उन्होंने स्कॉटलैंड में की अपनी बहन डोरोथी के साथ में, इसके अलावा टॉमस विल्किंसन के जो मैन्यूस्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ा, एमएस जो इन्होंने पढ़ा टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन, जो पब्लिश बाद में हुई बुक के फॉर्म में, उन्होंने पहले ही पढ़ लिया था। वो एक उसमें उन्होंने सेम लाइन एक जिक्र की है जो मैं आपको नोट्स में दूंगा। जब पार्ट 2 आप पढ़ेंगे तो उन सारी बातों को मैं आपको लिखित रूप में दूंगा, और उनको पढ़ाएंगे भी हम लोग आपको, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ होती हैं, और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम लिखी, है ना। वो इस पोएम को बहुत प्यारे तरीके से लिखा, उन्होंने इसे लिरिकल पोएम के रूप में लिखा। लिरिकल पोएम क्या होती है? ए पोएम विच कैन बी संग विद द हेल्प ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लायर, जिसको आप गा सकते हैं। और ये पोएम देखना, ये बहुत प्यारी सूदिंग पोएम है, एंड इट कैन बी संग वेरी इजीली, इसको आप गा सकते हैं। तो लिरिकल पोएम है। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये लिरिकल बैलेड है। क्या है दोस्तों? ये लिरिकल बैलेड है। लिरिकल बैलेड क्या होता है? बैलेड मतलब जिसमें 4-4 लाइन के स्टेंजाज होते हैं, जिसमें कोई कहानी सी कही जाती है, शॉर्ट नरेटिव पोएम होती है। तो आप देखना, ये भी कविता कहीं ना कहीं से एक कहानी सुना रही है स्कॉटिश किसी लड़की की, और वो शायद स्कॉटिश लड़की जो गाना गा रही है, उस गाने में कोई कहानी है स्कॉटलैंड के हिस्ट्री की, या उसके यहाँ के रोज़मर्रा के जीवन की कोई कहानी या छोटी मोटी, वो शायद गाते समय गा रही है, बता रही है हमको। तो कहीं ना कहीं लिरिकल बैलेड है। और ये बैलेड आपको समझ में आएगा इसके स्ट्रक्चर से भी। देखना, इस पोएम में ना दोस्तों 32 लाइन्स हैं टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आ रही हैं। इसमें 32 लाइन्स हैं, जिसमें 8 लाइन्स के 4 स्टेंजाज हैं। देर आर 4 स्टेंजाज इन दिस पोएम, ईच ऑफ 8 लाइन्स। 8 लाइन्स को आप बोलते हैं ऑक्टेव। तो इसमें 4 ऑक्टेव्स हैं। 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। तो 8 4 जा 32 लाइन्स होगी, है ना। और इस पोएम को जो है आप देखना, इसको आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। अधिकतर पोएम वैसे आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, बट ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक मतलब होता है एक अनस्ट्रेस सिलेबल प्लस एक स्ट्रेस सिलेबल ना, और टेट्रा मतलब 4, ऐसे 4 फुट होंगे, 4। तो 1 और 2, 4 इंटू 8 सिलेबल की लाइन होगी। और जब 8 सिलेबल्स होते हैं तो उसको आप ऑक्टोसिलेबिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम लोग? ऑक्टोसिलेबिक पोएम कहते हैं। तो ये ऑक्टोसिलेबिक पोएम है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, ठीक है ना। इसमें
आयम्बिक मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, टेट्रा मतलब 4। तो ऐसे 4 फुट होते हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, तो 4 टू जा 8, इसमें 8 सिलेबल होंगे जिसको हम ऑक्टोसिलेबिक कहते हैं। तो ये पोएम ऑक्टोसिलेबिक है, आयम्बिक टेट्रामीटर में है, 8 लाइन्स हैं हर स्टेंजा में, ऐसे 4 स्टेंजाज हैं, तो टोटल अपने पास 32 लाइन्स हैं। अब इसमें, अब इसकी राइम स्कीम देखिए इस पोएम की। अगर आप राइम स्कीम की बात करें दोस्तों, तो राइम स्कीम जो इसका पहला और जो थर्ड स्टेंजा है वो आप देखना, वो लिखा हुआ है ए बी, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ, इसका जो फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेंजा है वो लिखा हुआ है ए बी सी बी, और फिर डी डी ई ई, ए बी सी बी डी डी ई ई। ए बी सी बी मतलब एक बैलेड क्वैट्रन है, और लास्ट में 2 हेरोइक कपलेट्स हैं, 2 हेरोइक कपलेट्स। जब सेम राइम स्कीम होती है तो इसको कपलेट कहते हैं, हेरोइक कपलेट कहते हैं, डी डी ई ई। ये तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेंजा, पहला और लास्ट स्टेंजा, उनकी राइम स्कीम ही होगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखो पहला स्टेंजा है फील्ड, ए लेस बी हरसेल्फ सी, और पास और लेस ये बी, तो क्या हो गया ए बी सी बी। मैं ये बता रहा था आपको, पहला स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा ए बी सी बी। फिर अगला देखो इसका, ग्रेन स्ट्रेन, ये क्या हो गया डी डी, और फाउंड आउंड और साउंड में आउंड, तो ये क्या हो गया ई ई, डी डी ई ई, ये डी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई ई ई हो गया ना। तो देखो 2 हेरोइक कपलेट हो गए। आप देखना ए बी सी बी एक बैलेट क्वैट्रन हो गया, डी डी ई ई 2 हेरोइक कपलेट्स हो गए, 2 हेरोइक कपलेट्स हो गए, 2 हेरोइक कपलेट्स। ये तो है फर्स्ट और फोर्थ, पहला और लास्ट स्टेंजा। अगर हम बात करें इसके थर्ड, सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा की, तो इसमें है ए बी ए बी, ए बी ए बी, सी सी डी डी, ए बी और सी सी डी डी। तो एक ये क्वैट्रन हो गया 4 लाइन का, और ये 2 हेरोइक कपलेट हो गए वापस। बट इसके अंदर बैलेट क्वैट्रन नहीं है, ए बी है ना। तीसरे और चौथे में देखो आप, तीसरा क्या है, ये दूसरे और चौथे में ना, मैं क्या बता रहा हूं, दूसरा और तीसरा। अब देखिए आप, दूसरा क्या है, चॉन्ट, ए, बैंड्स, बी, हॉन्ट और चॉन्ट ए, और बैंड्स और सैंड्स बी, ए बी आ रहा समझ में आपको, ए बी दूसरा है, दूसरा स्टेंजा 2। फिर हर्ड, बर्ड, सी, सीज और हेब्रिडीज, सीज और डीज, डी और डी। अगले का भी ऐसा ही होगा, देखो आप, सिंग्स फ्लो, ए बी, थिंग्स अगो, ए बी। फिर देखना आप, ले, डे, सी, पेन अगेन, डी डी। आई होप आपको ये राइम स्कीम समझ में आ गई इसकी। और सब लास्ट में मिलता है, एंड राइम है, ले, डे, पेन अगेन, लास्ट में, लाइन के लास्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो है परफेक्ट राइम मिल रही है, एंड राइम है ये, है ना। तो ये इसका राइम स्कीम की बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड एंड थर्ड ये है, ठीक है दोस्तों। तो राइम स्कीम समझ में आ गई। टोटल 32 लाइन्स हैं, 8 लाइन्स के 4 स्टेंजाज हैं, 8 लाइन्स के स्टेंजा को ऑक्टेव कहते हैं, 4 स्टेंजाज हैं, 8 4 जा 32 लाइन्स। और हर ऑक्टेव में जो राइम स्कीम है वो अलग अलग है, फर्स्ट में और फोर्थ में अलग है, और सेकंड में और थर्ड में अलग है। और ये मिलता जुलता बैलेड की तरह है, आप लिरिकल बैलेड भी कह सकते हैं इसको, एक लिरिकल पोएम भी कह सकते हैं, ठीक है ना।
और ये ऑक्टोसिलेबिक है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस पोएम की जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है, फिगर ऑफ स्पीचेस खूब अच्छे से यूज किए गए हैं। एक नेचर पोएम है जो मैन और नेचर की रिलेशन को भी बताती है और म्यूजिक की पावर को बताती है। इस पोएम में मेलंकलिक टोन है, जो थोड़ा दुख के गीत गा रही है, जो समझ में आ रहा है, वर्ड्स तो नहीं समझ में आ रहे वर्ड्सवर्थ को, लेकिन उसकी थीम से, उसके गाने के टोन से ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये पोएम जो है ये मेलंकलिक टोन रखती है ना। सॉलिट्यूड है, बिल्कुल अकेलापन उसमें दिखाया गया है। बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज किए गए, सॉलिट्यूड, सिंगल, अलोन, ठीक है ना, सॉलिटरी, इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं। और बहुत प्यारी गीत गा रही है, जो नाइटिंगेल और कुक्कू से भी ज़्यादा अच्छा गा रही है। बहुत प्यारी सी, छोटी सी, स्वीट सी पोएम है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो आप आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पोएम, एक बात मुझे और बतानी है आप लोगों को, ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन है पोएट्री की, वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, उसके ऊपर आधारित है, जो टिंटन एबी भी है और जो द डैफोडिल्स भी है। सारी पोएम इसकी इसी आधारित है। ये कहता है कि आप कहीं जब घूमने जाते हो ना, तो वहां से कुछ यादें इकट्ठी करके लाते हो, और फिर जब अकेले बैठे रहते हो लॉनली पेंसिव मूड में, तो फिर उन यादों से आप वापस कुछ रिकलेक्ट करते हो, और फिर आपके दिमाग में इमेजिनेशन से एक पोएम तैयार हो जाती है, जो अपने आप वर्ड्स आते हैं, स्पॉन्टेनियस, ओवरफ्लो, है ना। तो देखो ये पूरी बात लिखता है, ये कहता है पोइट्री क्या होती है, पोइट्री इज ओवरफ्लो ऑफ, बहुत अच्छी डेफिनेशन है दोस्तों, इसको जरूर याद करना। ओवरफ्लो, पोइट्री इज ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। Poetry is spontaneous overflow, spontaneous, natural, spontaneous यानी natural, spontaneous overflow of powerful feelings, ऐसा कहता है। पोएट्री क्या है, spontaneous overflow of powerful feelings। फिर it has its origin in emotions recollected in tranquility। ये इसकी परिभाषा है, और इसी परिभाषा पर ये पोयम, इसी डेफिनेशन पर ये पोयम लिखी गई है। ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अपने नोट्स में आपको खूब अच्छे समझाया है, इसके ऊपर काफी सारे उदाहरण भी दिए हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पोएट्री क्या होती है, एक स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स है। आपके दिमाग में अपने आप कुछ ऐसे वर्ड्स आने चाहिए, न्यो क्लासिकल पोएट्री की तरह सोच सोच के नहीं, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए, अपने आप आने चाहिए, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट हैज इट्स ओरिजिन इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। आप जब अकेले ट्रैंक्विलिटी में शांति से बैठे रहते हो, फिर आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, शांति जब बैठे रहते हो, फिर आपके दिमाग में ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स होती है, और बस उसी इमेजिनेशन की सहायता से बाद में पोएम लिख दी जाती है। तो आप जो देखते हो ना एक बार सुपरफिशियली दृश्यों को, वो आम आदमी जैसे देखता है वैसे देखते हैं, लेकिन कवि ये होता है कि जो घर बैठ के ट्रैंक्विलिटी में, जब वो अपने डैफोडिल्स में पढ़ा था कि जब अपने काउच पर बैठता हूँ इन पेंसिव एंड वैकेंट मूड, और फिर मुझे वो अपनी इनवर्ड आई से वो सॉलिटरी कंडीशन में फिर मेरे दिमाग में पोएम आती है। ऐसे टिंटन एबे में भी था, वो टिंटन एबे घूम के आ जाता है और बाद में पोएम लिखता है। डैफोडिल्स अपनी बहन साथ घूम के आ जाता है, बाद में पोएम लिखता है। और यहाँ पर भी 1803 में उसने वो दृश्य देखे या अपने दोस्त की उस मैन्यूस्क्रिप्ट में पढ़े,
और उसके 2 साल बाद जब इसके दिमाग में वो ओवरफ्लो हुआ, spontaneous overflow of powerful feelings, when he was sitting in tranquility, he recollected the ideas, the emotions, and he wrote a beautiful poem, The Solitary Reaper. तो ये इसका एक बहुत गजब का इसकी परिभाषा का उदाहरण है ये वाली पोएम। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लोग क्या हुआ, पोएम कैसे है ना। मैंने लगभग इसका सारा स्ट्रक्चर, पोएम, सोर्स, इसकी थीम वीम सब बता दी। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं, तो ज्यादा बड़ा काम नहीं रहा। अब देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहता है, बिहोल्ड हर। बिहोल्ड जो है ना, हमारे इस विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेवरेट वर्ड है। आप देखना, टिंटन एबे में भी बिहोल्ड इसने कई बार यूज किया, और यहां पे देखो शुरू में बिहोल्ड यूज कर लिया। बिहोल्ड होता है किसी को निहारना, देखना, टू लुक एट समबडी और समथिंग इन द व्यू ऑफ प्रेजिंग, उसको प्रशंसा करने के लिए, है ना, उसको निहारना। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी आईज को, इसलिए आप देखते रहते हो। तो ये अपनी बहन के साथ घूम रहा है उन पहाड़ों में, स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में, वहां घूम रहा है, और वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अब जिसके हाथ में सिकल है, और वो बैंडिंग करके अपना जो है वो हार्वेस्ट कर रही है, फसल काट रही है। शी इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप, शी इज कटिंग द हार्वेस्ट, वो फसल काट रही है और साथ साथ में गाना गा रही है। और उधर से विलियम वर्ड्सवर्थ गुजर रहा है अपनी बहन डोरोथी के साथ, और भी लोग वहां ट्रेवलर्स गुजर रहे होंगे, पासर बाई गुजर रहे होंगे। तो वहां देखना है कि विजुअल इमेजरी, इस पूरी पोएम में ना आपको फुल इमेजरी मिलेगी। जहां इमेजरी क्या होती है, जब आप पोएम को पढ़ करके आपके दिमाग में कुछ इमेज बना लेते हो, कुछ पिक्चर बना लेते हो, जैसे पिक्चर बन रही है, ठीक है ना। तो बिहोल्ड हर, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होते हैं ना, उन्हें आप इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये सेंटेंस इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इसमें सीधा ऐसे एड्रेस कर रहा है, जैसे मान लो कि वो सामने ही उपस्थित हो, कोई आपके सामने हो, बिहोल्ड हर, तो ऐसे एड्रेस करने को बोलता है अपोस्ट्रफी। तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस भी है दोस्तों, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें अपोस्ट्रफी का यूज हो रहा है, सीधा संबोधित कर रहा है। बिहोल्ड हर, उसको देखो, किसको, इस सॉलिटरी रीपर को। सॉलिटरी क्या होती है, लॉनली, रीपर यानी जो फसल काटती है। सिंगल, अकेली है। इस पहले जो स्टेंजा है ना, इसका 4 में जो पहला स्टेंजा, इसमें बार बार इस बात पर एम्फसाइज किया है कि शी इज अलोन, शी इज सिंगिंग बाय हरसेल्फ। अलोन, सिंगल, सॉलिटरी, ये वर्ड यूज होंगे, देखना आप। सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेली खड़ी है। यॉन, यॉन मीन्स यॉन्डर, यॉन्डर मीन्स ओवर देयर, वहां देखो। दैट, सॉलिटरी, सॉलिटरी यानी लॉनली, वो अकेली लड़की। हाईलैंड, हाईलैंड मतलब स्कॉटलैंड जो है उसका एक ऊंचा इलाका, तो एक एरिया हो गया स्कॉटलैंड का, एक एरिया, एक काइंड ऑफ एरिया। हाईलैंड, लेस, लेस यानी लड़की। अपने ना गांव की लड़कियों को छोरी बोलते हैं, छोरी, लेस, छोरा, लैड, तो ये वो हो गई गांव किसी सिंपल सी लड़की जो है ना। तो लेस यानी ए यंग, ए यंग गर्ल ऑफ विलेज, गांव की सीधी सादी भोली भाली इनोसेंट लड़की। देखो अपनी परिभाषा के हिसाब से कहता है कि हमें सिंपल लोगों की बात करनी है, हमें क्लासिकल पोएट्स, न्यू क्लासिकल पोएट्स, राजा महाराजाओं की बातें नहीं करनी है, हमें सिंपल जो गांव के लोग होते हैं उनकी बातें करनी है, उनकी सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। वही लैंग्वेज में यूज की गई है। यॉन, सॉलिटरी, हाईलैंड, लेस, वो देखो वहां पर एक हाईलैंड की लड़की, स्कॉटलैंड के ऊंचे इलाकों की लड़की जो पहाड़ों पे फसल काट रही है। सो हाईलैंड, लेस है रीपिंग, कटिंग द हार्वेस्ट, कटिंग द क्रॉप्स। शी इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फसल काट रही है, हार्वेस्टिंग कर रही है। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, अगर आपने प्रोनाउंस पढ़े हो तो हर सेल्फ मतलब अपने आप, और बाय लगा दिया तो केवल खुद ही और कोई नहीं है,
अकेली खेत में है, जो देख रहे होंगे आप, और वहां पे फसल काटते काटते गीत भी गा रही। होता है ना अकेले अकेले टाइम पास कैसे हो, तो आप गीत गुनगुनाने लगते हैं, और बहुत ही मीठी आवाज में, बहुत ही प्यारी आवाज में, नाइटिंगल से भी ज्यादा प्यारी आवाज, कुक्कू से भी ज्यादा, बुलबुल और कोयल से ज्यादा अच्छी आवाज है, गा रही है अपने आप, मस्त मस्त गा रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग, देखना इसमें कविता में एक और चीज देखना आप, कई जगह मिलेगा ऐसे दो दो वर्ड को एंड से जोड़ के, रीपिंग एंड सिंगिंग, कटिंग एंड बाइंडिंग, ठीक है ना, ऐसे परहैप्स, और ऐसे कई सारे वर्ड इसने यूज किए हैं। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, खुद ही काट रही है अकेली, और अकेली अपने आप में गा रही है, कोई और साथ में नहीं है। स्टॉप हियर, यहां रुक जाना, अपनी बहन डोरोथी को कह रहा हो सकता है जो और पास भाई गुजर रहे हो उनको कह रहा है कि रुक जाओ, स्टॉप हियर, और जेंटली पास, या फिर यहां से धीरे धीरे गुजरना। अगर तेजी से गुजरोगे, आवाज करोगे, इफ यू मेक अ नॉइज, शी विल बी डिस्टर्ब, शी मे बी अ शाई गर्ल, शी कैन stop singing and that will be very bad for me, so please stop here or pass gently, है ना, धीरे धीरे गुजरो। देखो पास जेंटली इन्वर्जन कर दिया, एडवर्ब को बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन वो राइम को सेट करने, लेस और पास, इस चक्कर में ऐसा कर दिया, इसमें कर देते हैं। स्टॉप हियर, देखो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा लग रहा है सीधा बात कर रहा है, अपोस्ट्रोफी, यहां रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर धीरे धीरे गुजरो, देखो है ना, स्ट्रीपिंग एंड सिंगिंग, स्टॉप हियर और जेंटली पास, ऐसे दो दो वर्ड को कंजक्शन से, कंपाउंड सेंटेंस के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उनसे जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। स्टॉप हियर और जेंटली पास, है ना, यहां से धीरे धीरे गुजरो। ये 4 लाइन हो गई, राइम स्कीम ए बी सी बी थी इसकी, एक बैलेड की तरह हो गया। अलोन, देखो फिर वर्ड आ गया अलोन, यहां पे देखो सॉलिटरी, सिंगल, सॉलिटरी, है ना, और यहां पर आ गया अलोन, बिल्कुल अकेली है, नितांत अकेली, सॉलिट्यूड को दर्शाया गया है। आपसे कोई पूछे इस पोएम की थीम क्या है, तो आप कह सकते हैं भाई इसमें सॉलिट्यूड का नोट है, ठीक है ना, इसमें अकेलापन दिखाया गया है। शी कट्स एंड बाइंड्स, देखो फिर आ गया ना, एंड के साथ 2 वर्ड यूज कर लिए, वो काट रही है, बाइंड, और साथ साथ में फसल को काटते हैं ना, गेहूं वगैरह को, इनको, और साथ में फिर उसको भानती भी है। अब है ना, गेहूं की पुलियां बनाती हैं, शीफ बोलते हैं जिसको, है ना, बाइंड कर रही है मतलब शीव की शीव्स कर रही है, प्लूरल हो गया शीव्स, यानी कि गेहूं की या जो भी फसल काट रही है वो, उनकी वो बाइंडिंग भी कर रही है। द ग्रेन मतलब यहाँ पे क्रॉप्स है, वैसे तो अनाज होता है, पर यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, फसल है, वो फसल काट भी रही है और साथ में उसको पुलियां बांध रही है, उसके बंडल बना रही है, शीफ बना रही है, शीफ, है ना। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, अब देखो आप, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वो किस तरह का स्ट्रेन गा रही थी। स्ट्रेन यानी होता है दोस्तों सॉन्ग, और वो एक बहुत ही मेलनकलिक सॉन्ग गा रही थी। क्या गा रही थी दोस्तों, एक मेलनकलिक सॉन्ग गा रही थी, है ना। Sings a melancholy strain. Strains means here song. Melancholy means sad. वो सैड सॉन्ग गा रही थी, रिफ्लेक्टिव सॉन्ग गा रही थी, एक प्लेंटिव सॉन्ग गा रही थी, सोरोफुल सॉन्ग जो है वो गा रही थी, है ना। मेलनकली, उसके गाने का टोन कैसा था, इस पूरी पोएम का टोन कैसा है, मेलनकलिक। क्या टोन है दोस्तों इसका, मेलनकलिक टोन है। स्ट्रेन यानी सॉन्ग, देखना इसने यहाँ अलग अलग वर्ड यूज किए हैं सॉन्ग के लिए, स्ट्रेन, नंबर, ले, है ना, अच्छे अच्छे वर्ड आपको दिए हैं, वोकैब आपकी मजबूत होगी। सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, एक बिल्कुल दुखी गाना गा रही है। ओ लिसन, ध्यान से सुनो, जैसे मानो कोई सामने खड़ा हो, सीधा एड्रेस किया जा रहा है, और सीधे एड्रेस करने को दोस्तों आप जानते हैं क्या कहते हैं, अपोस्ट्रफी कहते हैं। ओ लिसन, ध्यान से सुनो, फॉर द वेल, वेल यानी वैली, प्रोफाउंड यानी डीप, इज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग मतलब रिसाउंडिंग हो रहा है, बार बार गीत सुनाई दे रहा है, या एकोइंग हो रहा है विद द साउंड। देखना सुनना क्या कह रहे हैं, अरे ध्यान से सुनो इसका गीत, उस सॉलिटरी रीपर का गीत ध्यान से सुनो। द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड,
उसके म्यूजिक के, उसके सॉन्ग के साउंड से पूरी वेल, वो जो घाटी है पूरी, आप देखना अकेले जगह पे आप बोलते हो ना, चिल्लाते हो, तो आपकी आवाज एको करती है, रिसाउंड करती है और वापस टकरा के आती है। अगर चारों तरफ पहाड़ों की घाटियां हो तो फिर वो आवाज टकरा के वापस आती है। इमेज करो, बहुत सारी विजुअल इमेजरी इस पोएम में मिलेंगी। हर जगह जहां चित्र बना सकते हो, दिमाग में इमेज बना सकते हो, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो इमेजरी है। अगर आवाज भी सुन पा रहे हो, ऐसा महसूस कर पा रहे हो, तो उसको आप ऑडियो इमेजरी कहेंगे। और अगर आप दृश्य देख पा रहे हो तो उसको आप विजुअल इमेजरी कहेंगे। ठीक है ना। तो लिसन वेल प्रोफाउंड, इसकी जो वैली है यहाँ की चारों तरफ वाली, इस वैली में जो इसकी धुनें हैं, इसके जो नोट्स हैं, ये ओवरफ्लो हो रहे हैं। जैसे पानी बहता है ना, मेटाफर यूज कर लिया, जैसे पानी बहता है, भाई साउंड ओवरफ्लो थोड़ी करेगा, पर जैसे पानी घाटियों में बहता हुआ जाता है, ऐसे उसका साउंड जो है पूरी वैली के अंदर बह रहा है, क्योंकि वो रिसाउंड हो रहा है, एको हो रहा है, उसके यहाँ टकरा टकरा के वापस वो आ रहा है, इसलिए ओवरफ्लो बोल रहा है। तो इस लाइन के अंदर ना हमें बहुत अच्छे से मेटाफर दिखाई दे रहा है। क्या है दोस्तों, इसके अंदर मेटाफर दिखाई दे रहा है, ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। और देखो, एक आप इसमें अगर कहो तो इसमें मुझे तो हाइपरबली भी तो यूज आ रहा है, हाइपरबली, इसमें हाइपरबली भी तो है। हाइपरबली कैसे? क्या किसी की आवाज ऐसे कोई पानी की तरफ पूरी घाटी में बह सकती है क्या? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिया, बट ऐसा होता है। लिसन द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, जो उसकी आवाज है वो ओवरफ्लो हो रही है, पूरी घाटी में एको हो रही है। तो आप देखो, इमेजिन करो कि आप किसी जंगल में हैं, अकेले, उसमें सॉलिटरी जगह पर कोई बहुत सुंदर सी लड़की प्यारी आवाज में गीत गा रही है, और वो आवाज पूरे उस माहौल को मेलोडियस बना रही है, मेलोडियस बना रही है, बहुत ही स्वीट बना रही है, और उसके आनंद में आप खो गए हैं। ये है पावर ऑफ म्यूजिक, जो बहुत सूदिंग होता है, बहुत ही सूदिंग होगा, बहुत ही कंफर्ट गिविंग होगा, बहुत ही कंटेम्पलेटिव होगा, जो आपको हील करेगा, हीलिंग होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक नेचर पोएट है, उसको और क्या चाहिए, उसको गीत मिल गया और वो सुन रहा है, मदमस्त हो रहा है। ये है पहला स्टेंजा। आई होप बात समझ में आ गई। सॉलिटरी रीपर, वह अपनी फसल काट रही है, साथ साथ में गाना गा रही है, और उसकी आवाज पूरी वैली में छाई हुई है ना। और वो गाना जो है ऐसा लग रहा है उसके से कि शायद वो कोई मेलनकलिक टोन गा रही है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 2। देखिए, नो नाइटिंगल, देखो एन एन, ये हो गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और भी आए होंगे पहले, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बार एलिट्रेशन के ऊपर। नो नाइटिंगेल, नाइटिंगल होती है ए बर्ड, और एक क्वेश्चन बनेगा कि यहां पर उस सॉलिटरी रीपर की किन दो बर्ड से कंपेयर किया गया है। तो एक तो नाइटिंगल से कंपेयर किया गया है और एक कुक्कू से कंपेयर किया गया है। तो नो नाइटिंगल डिड एवर चॉन्ट, ये चॉन्ट एक्चुअली चैंट है, बट चैंट लिखता है या चैंटेड लिखता है सेकंड फॉर्म, या डिड सा तो चॉन्ट फर्स्ट फॉर्म ही है, चैंट लिखता तो हॉन्ट से कैसे राइम करता, इसलिए शायद इसने थोड़ी सी स्पेलिंग को ऐसे मिस स्पेल किया होगा, हो सकता है, या हो सकता है पहले चॉन्ट की स्पेलिंग रहती हो। तो चॉन्ट, ये चैंट है, चैंट यानी सिंग, गाना। No nightingale did ever chaunt, more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। तो देखो, ए बी राइम स्कीम है, वही एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, छोटी छोटी लाइन्स है। एम्बिक पेंटामीटर थोड़ी बड़ी लाइन होती है और टेट्रामीटर छोटी होगी, ट्राईमीटर और छोटी हो जाती है। नो नाइटिंगल डिड एवर चॉन्ट, किसी भी नाइटिंगल ने आज तक इतना बढ़िया गाना नहीं गाया होगा। चॉन्ट यानी चैंट, सिंग, इतना बढ़िया आज तक किसी ने नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, ये लाइन यहां पे टूटेगी, तो एंजेममेंट है, बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स है, तो ये एंजेममेंट का भी यूज किया गया है। ऑफ ट्रेवलर्स इन शेडी टॉन हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि अरब जो मरुस्थल है उसका इसने रेफरेंस लिया है, अरेबियन सैंड का रेफरेंस लिया है, जिसको हम कहते हैं अल्यूजन। सैंड्स का मतलब यहां पर है डेजर्ट, रेगिस्तान।
वाटर्स मतलब समुद्र हो जाता है, सैंड्स मतलब डेजर्ट हो जाता है। ये नाउन्स में पढ़ते हैं हम लोग कि सैंड में एस लगा दो, वैसे लगना नहीं चाहिए लेकिन लग जाता है तो रेगिस्तान हो जाता है। तो अरेबियन सैंड्स का मतलब डेजर्ट। डेजर्ट लिखता तो फिर बैंड से राइम नहीं करता, इसलिए इसने सैंड्स लिख दिया। देखो दिमाग लगाते हैं ये। अरेबियन सैंड्स जो अरब मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है, बड़े थार से बड़ा है। उस मरुस्थल में कुछ ट्रैवलर्स है, कुछ यात्रियों का बैंड्स, बैंड्स यानी ग्रुप, समूह यात्रा कर रहा है। और रेगिस्तान में चलना, लंबी यात्रा करना थकाऊ होती है। तो देखो वेरी बैंड्स, ये बैंड थक गया है। वैसे देखो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। बैंड थका हुआ नहीं है, थके हुए ट्रैवलर्स है चलने से, लेकिन बैंड के साथ वेरी वर्ड लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब आप किसी और जगह का एपिथेट, एडजेक्टिव कहीं और जगह लगा देते हो तो उसे आप ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो ट्रेवलर के साथ लगना चाहिए था, वहां से उठा के बैंड से पहले लगा दिया। ये वही राइम स्कीम के चक्कर में या मीटर के चक्कर में किया होगा इसने, ऐसा कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था उसमें एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड में, वेरी वे, थका देने वाले रास्ते, तो वैसे कुछ है वेरी बैंड्स, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है। और यहां से लाइन बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स टूटी है, जो आगे लाइन में गई है, तो इसको एंजम्बेंट कहते हैं। मोर वेलकम, देखो वेलकम में डब्ल्यू, वेरी में डब्ल्यू, तो ये एलिटेशन भी हो गया। खूब सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट। जो अरब जो सागर के अरब जो मरुस्थल है, इसमें कहीं कहीं बीच में ना शेडी हॉन्ट होती हैं, कुछ छायादार जगह जहां आप रुक सकते हैं, लोग बैठते हैं। हॉन्ट यानी ऐसी जगह जहां लोग बार बार जाते हैं, हॉन्टिंग प्लेस है ना। हॉन्टिंग प्लेस मतलब जो आपका, जहां आप बार बार जाना पसंद करते हो। जैसे हॉन्टिंग हाउस भी होता है, भूत आना पसंद करते हैं। हॉन्ट यानी जहां बार बार जाना पसंद करते हो। तो रेगिस्तान में जगह ऐसी होती है जहां हर कोई जाना चाहता है, रुकना चाहता है, आराम करना चाहता है ना। जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, थोड़ा सा पानी होता है, इसको आप ओएसिस भी कह सकते हैं। शेडी हॉन्ट यानी यहाँ पे ओएसिस हो गया है ना। ओएसिस यानी जो मरुद्यान, मरुद्यान रेगिस्तान के बीच में एक कोई ऐसा, नकलिस्तान भी कहते हैं, जहाँ थोड़ा सा वाटर बॉडी होगी, खजूर वजूर के पेड़ उगे होंगे है ना, थोड़ी छाया सी होगी, ठंडी हवा होगी, वहाँ बैठ के आप आराम कर लेते हो, पानी पी लेते हो और अपने रास्ते की थकावट को ख़त्म करते हो। और वहीं चूंकि पेड़ है तो हो सकता कोई बुलबुल भी बैठी हो, कोई नाइटिंगल बैठी हो और वो गीत गा रही हो, और आप थक रहे हैं, छाया मिल गई, पानी मिल गया और उसका म्यूजिक मिल गया, वो बहुत आनंददायक होता है। ऐसे लग रहा हो मानो कि उसने आपका बहुत बढ़िया स्वागत किया, आपको पानी मिल गया, छाया मिल गई और बड़ा म्यूजिक मिल गया, तो बहुत जिंदगी का आनंद आता है और वो म्यूजिक बहुत प्यारा लगता है। सेम वे जो जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ उस हाईलैंड पे स्कॉटलैंड में घूम रहा है, थक गया है, और अब उसको गीत सुनाई दे रहा है, किसका, उस हाईलैंड लेस का, उस सॉलिटरी रीपर का, और वो गीत उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सूदिंग लग रहा है, बिल्कुल कंफर्ट गिविंग लग रहा है, मजा आ रहा है उसको। उसको इतना मजा आ रहा है जितना मजा शायद उन अरेबियन सैंड्स में, उस शेडी हॉन्ट में रुकने वाले उन वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स को भी इतना स्वीट मजा नहीं आया होगा। ये जो है नाइटिंगेल को एक मेटाफर के रूप में यूज किया है, सीधी कंपैरिजन नहीं किया। और यहां इंप्लाइड कंपैरिजन है बिटवीन नाइटिंगेल एंड द सॉलिटरी रीपर। जैसे नाइटिंगेल का गीत बहुत प्यारा लगता है इन अरेबियन सैंड्स में रुकने वाले वेरी बैंड्स ट्रेवलर्स को, इन द सेम वे वहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ को और पासर भाई जो उधर से गुजर रहे हैं उस सॉलिटरी रीपर के पास से, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ये देखो आप देख रहे होंगे डेजर्ट है, इस डेजर्ट में ये बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स है, ये लोग यहाँ इस पेड़ों के नीचे कहीं बैठे हुए हैं छाया में, जहाँ पानी वानी इनको मिल गया, और यहाँ पेड़ पे एक नाइटिंगेल बैठी हुई है, खजूर का पेड़ देख रहे होंगे आप, या नाइटिंगेल बैठी हुई है और ये बहुत प्यारा गाना गा रही है, इनको बड़ा मजा आ रहा है, आराम हो रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये इमेज है, और इस पूरी लाइन से आपको एक विजुअल इमेजरी दिखाई देती है। इसने यहाँ दो एल्यूजन लिए, एक तो नाइटिंगेल का एल्यूजन ले लिया, मेटाफर कह सकते हो या एल्यूजन कह सकते हो, एल्यूजन ऑफ नाइटिंगेल, ठीक है ना। नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, किसी भी नाइटिंगेल ने आज तक इतना प्यारा नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, इन वेरी बैंड्स के स्वागत में, ये स्वागत में गीत गा रही है बुलबुल नाइटिंगेल, ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, शेडी हॉन्ट यानी जो
तल के अंदर जो मरुद्यान होता है, ओएसिस जिसे आप कहते हैं, ए प्लेस ऑफ वाटर एंड ट्रीज इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट, इन समवेयर इन डेजर्ट यू कैन से, अमंग अरेबियन सैंड्स। बात समझ आ गई पूरी, आपको पूरी इमेज बन गई, पूरी चीज समझ में आ गई। इतना प्यारा गा रही है कि इनसे भी ज्यादा अच्छा है। मोर वेलकम नोट्स, नोट्स यानी धुन या सॉन्ग्स, सॉन्ग्स के लिए दूसरा वर्ड आ गया है ना, पहले आया स्ट्रेन, अब आ गया नोट्स। बहुत प्यारा गाना गा रही है, वेरी बैंड्स की तरह ना, ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। ओके गाइज, दो एल्यूजन ले लिए अरेबियन सैंड्स के और नाइटिंगेल के, और बहुत प्यारे तरीके से गाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, किसकी आवाज? हमारी सॉलिटरी रीपर की आवाज इतनी प्यारी है, इतनी थ्रिलिंग है, इतनी एक्साइटिंग है, इतनी मैस्मराइजिंग कर देने वाली है, थ्रिलिंग है, रोमांचित कर देगी, पैशनेट है। नेवर वॉज हर्ड, ऐसा गीत आपने कभी नहीं सुना होगा जैसे वो सॉलिटरी रीपर गा रही है, कभी नहीं सुना। देखो आप, अरेबियन सैंड से भी ज्यादा अच्छा। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस पूरे के अंदर हाइपरबली यूज किया गया? प्यारे दोस्तों, हाइपरबली। और फिर देखो, ऐसा थ्रिलिंग आवाज कभी नहीं सुनी होगी। अरे भाई, ये हाइपरबली है कि नहीं है? हाइपरबली है, अतिशोक्ति है, ओवर स्टेटमेंट है, बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है। ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी होगी आपने, इतनी थ्रिलिंग, इतनी प्यारी आवाज कभी नहीं सुनी होगी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। देखो आप, ये जो नाइटिंगेल है, जो कुकू है, क्लासिकल लिटरेचर में, नियो क्लासिकल लिटरेचर में ये बर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स माने जाते हैं। दे आर वर्शिप्ड, इनको पूजा जाता है, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ये रोमांटिक पोएट्स हैं दोस्तों, ये इन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये नाइटिंगेल से और कुक्कू से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? ये सॉलिटरी रीपर को दे रहे, कॉमन मैन को दे रहे। हालांकि एक अगली पोएम आप पढ़ेंगे, ऑटो नाइटिंगेल, जिसमें जॉन कीट्स नाइटिंगेल की बहुत महिमा गा रहा है। तो ये नेचर इनके लिए बहुत गजब की चीजें हैं। और ये कह रहा है कुक्कू बर्ड स्प्रिंग टाइम में, बसंत ऋतु में कुक्कू कोयल की आवाज बहुत प्यारी लगती है, गजब की। उससे भी ज्यादा थ्रिलिंग सॉलिटरी रीपर की वॉइस है। कुक्कू बर्ड जो कि स्प्रिंग टाइम में बहुत प्यारा गाता है, और ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। देखना, साइलेंस ऑफ द सीज में तीन फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आप देख सकते हो तो। क्या क्या है? एस और एस, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है। साइलेंस ऑफ द सीज, समुद्र की शांति। जैसे इंसानों में शांति होती है, गुस्सा होता है, ऐसे सीज में शांति है। समुद्र शांत बैठा हुआ है, ह्यूमन बीइंग की तरह। तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया। देखो, साइलेंट सी दिख रहा है आपको, और ये अपनी कुक्कू जो गीत गा रही है। और साइलेंस ऑफ द सी, समुद्र साफ शांत कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसका लिटरल मीनिंग अलग है और इसका रियल मीनिंग अलग है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों मेटाफर भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ अलग हो और वास्तविक अर्थ अलग हो। जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग शांत रहते हैं कभी कभी, वैसे समुद्र भी कभी कभी क्या रहता है? शांत रहता है। तो इसमें मेटाफर का भी यूज किया गया है। क्या ऐसा हो सकता है सेम लाइन सेम वर्ड में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच? यस, हो सकते हैं। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच है, क्या इसमें ये वाला फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये तो कवि की महानता है। एक पोएट चाहे तो एक लाइन में कई तरह के फिगर ऑफ स्पीच यूज कर सकता है, यही उसकी महानता होती है, यही उसका जादू होता है वर्ड्स का। तभी तो उसे ए मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है, स्कॉलर कहा जाता है। तो ये जो कुक्कू बर्ड की जो आवाज है, जब ये शांत समुद्र में बैठती है और जब वहां गीत गाती है, तो शांत समुद्र भी जो होता है उसकी चुप्पी भी टूट जाती है। देखो, कहते हैं कि ये लाइन जो ली ना आपने, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये इनके एक दोस्त हैं एस.टी. कॉलरिज, जिन्होंने एंशिएंट मैरिनर लिखी थी। एंशिएंट मैरिनर, उस एंशिएंट मैरिनर में उसने एक जगह लाइन लिखी थी कि आई सैंग टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी। जब वो यात्री घूम रहे होते हैं जंगल के अंदर, है ना, जो आपने एंशिएंट मैरिनर अगर पढ़ी हो, तो
उसमें वो समुद्र बिल्कुल शांत है, उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए उनमें से कोई एक बंदा बोलता है, ऐसे यहाँ समुद्र शांत है और यहाँ पे चुप्पी तोड़ने के लिए कुक्कू गाना गाती है। स्प्रिंग के सीजन में पूरा शांत रहता है, लेकिन जब ये गाना गाती है तो उस समुद्र की साइलेंस जो है वो टूट जाती है, मतलब वहाँ धुनें बिखर जाती हैं, म्यूजिक बिखर जाता है। तो देख रहे होंगे आप, ये पूरा धुन म्यूजिक बिखर गया है। अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज, तो फिर देखो एक अल्यूजन आ गया यहाँ पे, हेब्रिडीज। इसका उच्चारण देखना, मैं देख रहा हूँ कई लोग गलत बोलते हैं इसको, इसका उच्चारण है हेब्रिडीज, हेब्रिडीज, सीज, हेब्रिडीज। ये एक अल्यूजन है, ये आप देख रहे हैं, ये हेब्रिडीज है। हेब्रिडीज क्या है दोस्तों? जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब जाएंगे तो दूर, फारदेस्ट, सबसे दूर, बिल्कुल लास्ट, कहते हैं, ये पहले माना जाता था कि ये जो हेब्रिडीज है ये दुनिया का सबसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ का जगह है, उससे आगे कुछ भी नहीं, दुनिया खत्म हो जाती है। तो एक तरह से ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है, बहुत ज्यादा दूरी बताने के लिए। अल्यूजन भी है, मेटाफर भी है। ये हेब्रिडीज जो है ये एक मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, टू शो द फार डिस्टेंस, एक फार डिस्टेंस को शो करने के लिए ये बताया गया है कि जो हेब्रिडीज है ये स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, बहुत बहुत दूर जाते हैं, फार फार अवे। तो वहां पर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आता है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स आता है ना, उन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हेब्रिडीज कहते हैं, जहां कोई नहीं रहता, देयर इज नो सिविलाइजेशन। देखो हमारा जो ये पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तो एक नेचर पोएट है और इसको अकेलापन पसंद है। ये शहरों की भीड़ भाड़, नॉइस ऑफ सिटी, वॉइस ऑफ सिटी एंड टाउन्स उसको नहीं है पसंद। वो इन अकेले जंगलों में घूमना चाहता है, सॉलिटरी प्लेसेस पे घूमना चाहता है। वो कभी टिंटन एबे जाता है, कभी ग्रेज मेयर जाता है, कभी वो अपने लेक सिटी के फॉरेस्ट में घूमता रहता है। ऐसा है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये ऐसे ही नाम लेता है। तो अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज, हेब्रिडीज जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जहाँ समुद्र फैला हुआ है, उन समुद्र के अंदर बिल्कुल कोई नहीं रहता, वहाँ शांत समुद्र है और उसकी आवाज़ कभी कभार ब्रेक होती है कुक्कू बर्ड की साउंड से, ठीक है ना। ऐसे ही इन द सेम वे जो स्कॉटलैंड का हाईलैंड है वहाँ पर भी बिल्कुल साइलेंस है, साइलेंस ऑफ सीज नहीं है, वो साइलेंस ऑफ माउंटेन्स है और साइलेंस ऑफ वैलीज है ऑफ स्कॉटलैंड। वहां की चुप्पी को, साइलेंस को कभी कभार तोड़ती है हमारी ये सॉलिटरी रीपर, और ये बिल्कुल कुक्कू की आवाज से भी ज्यादा प्यारी आवाज है, बहुत सूदिंग है, बहुत ही मैस्मराइजिंग कर देने वाली है, बहुत ही प्यारी है, हीलिंग वॉइस है, ठीक है ना, बहुत थकावट मिटा देने वाली, सुकून देने वाली है। ऐसी आवाज है हमारी सॉलिटरी रीपर की। और इसकी कंपैरिजन किया गया कुक्कू बर्ड से, इसका कंपैरिजन किया नाइटिंगेल से, और यहाँ पे देखो कुक्कू को अल्यूजन के रूप में यूज किया, मेटाफर के रूप में यूज किया, और इसकी तुलना किससे करी दोस्तों? सॉलिटरी रीपर से, और हेब्रिडीज का यूज लिया। देखो अब एक तरफ कुक्कू जो बहुत मीठा गाती है, नाइटिंगेल जो बहुत अच्छा गाती है, एक तरफ हेब्रिडीज जो बिल्कुल शांत है, लोनली है, सॉलिटरी है, अबंडेंट है, और अरेबियन सैंड्स, अरेबियन डेजर्ट, तो कहीं ना कहीं इमेजेस भी साथ ले रहा है, कॉन्ट्रास्ट इमेजेस ले रहा है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेजरी, ये भी एक खास बात है सेकंड स्टेंजा के अंदर। ये अपना सेकंड स्टेंजा था, आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड स्टेंजा की तरफ। और थर्ड स्टेंजा की शुरुआत होती है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। Sings, things, A, flow, ago, B, है ना, ये राइम स्कीम है इसके पहले स्टेंजा की, A, B, और पहली लाइन देख रहे हो आप, क्वेश्चन पूछ रहा है नोट के साथ, नो के साथ। विल नो वन, क्या कोई बताएगा नहीं, टेल मी व्हाट शी सिंग्स, आखिर ये गा क्या रही है, इसके वर्ड्स, इसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही, ये क्या गा रही है, कोई बताएगा? वहां कोई है ही नहीं, कैसे बताएगा? आपको पता है कि यहां बताने वाला कोई नहीं है, आंसर आपको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन पोएम में जो पूछे जाते हैं जिनके आंसर स्पीकर को पता होते हैं, उन्हें रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों इनको आप? रिटोरिकल क्वेश्चन। ये अलंकृत प्रश्न है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा क्या गा रही है? यस, आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? बिकॉज देयर इज नोबडी इन दिस वैली। द वैली इज सॉलिटरी, द रीपर इज सॉलिटरी, द रीपर इज सिंगल, शी इज सिंगिंग बाय हरसेल्फ, शी इज अलोन. So if she is alone, then who will tell you, who will explain you what she is singing? There is no one. That's why no one can tell you. So this is a rhetorical question. Will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? नहीं, कोई नहीं बताएगा. No, no, कोई नहीं बताएगा. मतलब यस, कोई नहीं बताएगा. मतलब नो में क्वेश्चन है तो यस जवाब होगा ना. हाँ, कोई नहीं बताएगा तुम्हारे को. परहैप्स, शायद. द प्लेंटिव, प्लेंटिव यानी सैड, मॉर्नफुल, रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल, है ना, इसके सिनोनिम्स हैं. परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई ये दुखी गाना गा रही है. नंबर्स यानी सॉन्ग्स. देखो, नंबर आ गया, स्ट्रेन आ गया, नोट आ गया, है ना, 3 वर्ड आ गया अब तक सॉन्ग के लिए. ये शायद कोई प्लेंटिव सॉन्ग गा रही है, ये कोई शायद दुखी गीत गा रही है. शायद कोई बताने वाला नहीं है, तो बेचारा खुद ही गैस कर रहा है. ही इज गैसिंग कि गाना किस तरह का होगा. कई बार ना आपको गाने के वर्ड समझ में नहीं आते, लिरिक्स समझ में नहीं आते, बट उसका म्यूजिक समझ में आता है, उसका टोन समझ में आता है, और आप उसको फिर भी इंजॉय करते हैं. जैसे इंग्लिश गाने होते हैं, हमें नहीं समझ में आते, वो किस तरह की लैंग्वेज बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कई शब्दों खा जाते हैं, है ना, हमें नहीं समझ में आते क्या बोल, बट उनका म्यूजिक इतना सूदिंग होता है कि हमें मजा आता है. टोन समझ में आता है कि मेलनकलिक है, कि सॉरोफुल है, कि डांसिंग है, हमें पता चल जाता है. तो कह रहा है कि परहैप्स, अब अंदाजे लगा रहा है, बताने वाला कोई नहीं है. द प्लेंटिव, देखो परहैप्स में पी, प्लेंटिव में पी, एलिटेशन है, ध्यान रखना. परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई ऐसे दुखी गाने उसके मुंह से निकल रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं. देखो, फ्लो हो रहे हैं, है ना, तो मेटाफर की तरह यूज कर रहा है. गाने फ्लो थोड़ी होंगे, पानी थोड़ी है, बट फिर भी कह रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक गाने वो गा रही है. अकेली है, कभी ये गाना गाया, फिर वो खत्म हो गया, दूसरा गाना, पूरा पूरा गाना नहीं गा रही होगी, बीच में आधे गा रही होगी, तो उसके मुंह से गाने निकलते ही जा रहे हैं. फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, ये शायद कोई पुरानी दुखी जो बीत गया समय, उनके गाने गा रही है. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी. आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कुछ सैनिक हैं, सोल्जर्स है जो लड़ रहे हैं. ये कोई काशल है, और ये काशल को बचाने के लड़ रहे होंगे, अपने स्कॉटलैंड को बचाने के लिए लड़ रहे होंगे. किसी ने अटैक किया होगा इनके ऊपर, और उसकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं. तो ये तभी तो कहते हैं कि ये जो लिरिक पोएम भी है और ये लिरिकल बैलेड भी है. बैलेड क्या होता है? जिसमें आप पुरानी कोई कहानियाँ सुनाते हैं, योद्धाओं की कहानियाँ, ब्रेवरी की कहानियाँ, और एक गीत के रूप में गाते हैं जिसमें क्वेट्रंस यूज किए जाते हैं. तो ये कुछ वैसा ही है, इसलिए इसको आप जो है लिरिकल बैलेड भी कहते हैं. फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, इसमें कोई पुराना, अनहैप्पी, सैड, फार ऑफ, गॉन, लेड बाईगॉन्स, बाईगॉन जो पुराने जमाने के, ओल्ड, बैटल्स लॉन्ग अगो जो बहुत पहले लड़ाई लड़ी गई होंगी, शायद ये उनके गीत गा रही है. बैटल्स जो है ना, स्कॉटिश हिस्ट्री की बात कर रहा है, कोई पुरानी हिस्ट्री की बात है. बैटल्स लॉन्ग अगो, उनका अल्यूजन लिया गया है. स्कॉटलैंड ने जो लड़ाइयां लड़ी होंगी पहले, उनमें जो उनके सोल्जर्स, उनके जो किंग्स, उनके जो नाइट्स हैं, वो मरे होंगे, शहीद हुए होंगे, उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस की होगी. उन मार्टियर्स के, उन शहीदों के शायद ये लड़की गाने गा रही है. अंदाजा लगा रहा है, या तो ये वो गाने हैं. एक अंदाजा और लगाएगा, और या करके देखना आप. अब क्या कहता है? और या, इज इट सम मोर हम्बल ले. अब देखो, इससे क्वेश्चन बन रहा है हेल्पिंग ऑफ. ये अगेन रिटोरिकल क्वेश्चन है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है,
और इज इट सम मोर हम्बल ले, या हो सकता है ये वो बैटल्स की बातें ना हो, कोई हम्बल ऑर्डिनरी, कोई ऑर्डिनरी ले होगा, हम्बल ऑर्डिनरी सिंपल, ये हो सकता है कोई सिंपल सॉन्ग हो। फिर देखो ले, ले पहले भी कई बार आ चुका, जो लगातार मेरे जुड़े हैं यूट्यूब से या अपने ऐप के ऊपर वो देख रहे होंगे कि ये पहले भी ले वर्ड आ चुका है। ले मतलब सॉन्ग होता है। तो इज इट सम मोर हम्बल ले, ये क्या कोई हो सकता है, ये कोई बिल्कुल नॉर्मल सा गाना हो, हम्बल हो, बिल्कुल हम्बल है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पलाइट सा गाना हो, बिल्कुल हम्बल सा गाना हो, बहुत ही सिंपल सा गाना हो। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो रोजमर्रा का एवरीडे लाइफ की जो आपके साथ दुख हुआ, मिसफॉर्चून्स हुए, मिसफॉर्चून्स ऑफ एवरीडे लाइफ, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे मीन्स जो रोजमर्रा के जो है ना अपने रोजमर्रा के जो आपके साथ घटनाएं हुई, इंसिडेंट एक्सीडेंट्स हुए या मिसफॉर्चून्स, आप क्योंकि गाना दुखी है ना, तो मिसफॉर्चून्स ऑफ एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन की कोई घटना यहाँ हो सकती है, रोजमर्रा के जीवन की। सम नेचुरल सोरो, सम सोरो, एस एस एलिटेशन, सब नेचुरल सोरो, जो अपना नेचुरल, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में कोई है ना, किसी के साथ घर जल गया, झोपड़ी जल गई, किसी का कोई फसल खराब हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई, छोटे मोटे ऐसे कोई किसी का बच्चा पैदा हुआ, वो अर्ली डेथ हो गई, किसी के फादर एक्सपायर हो गए, किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, ऐसे जो रोज़मर्रा के जीवन में कुछ लॉस एंड वो सब चीज़ें होती हैं, सोरो, लॉस और पेन, शायद ये हो सकता है उनका भी गीत गा रही हो। राजा महाराजाओं के गीत ना गा रही हो, सिंपल कोई गीत गा रही हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। और ये ऐसे दुख हमेशा होते रहे, पहले कोई बात याद आ गई हो, मेमोरी याद आ गई हो यादों में, या फिर वापस कुछ चीज़ हो गई हो, या हो सकती हो दुख होने वाला हो चुका हो रहा हो, कोई कोई ना कोई दुख की बात तो है। अब वो कोई हम्बल ले ऑफ एवरीडे लाइफ मिसफॉर्चून्स हो सकता है, लॉस हो सकता है, सोरो हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर कोई बैटल जो लड़े गए उनमें जो शहीद हुए, मार्टियर हुए, उनका भी गीत गा रही हो सकती है। बट ये तो फॉर श्योर है कि वो कोई मेलनकलिक सॉन्ग ही गा रही है, नॉट उसका मेलनकलिक है, रिफ्लेक्टिव है, सोरोफुल है, ठीक है ना। और वो ऐसे कुछ गाना, अभी दो तरह की संभावना बताई, या तो रोजमर्रा के जीवन की बातें हो सकती है, या तो फिर हो सकता है कोई ऐसा पुराना कोई युद्ध की बात हो जो स्कॉटलैंड कभी लड़ा हो और वहां पे बहुत बड़ी बातें हुई हों, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखिए, ये लास्ट स्टेंजा है, इसमें फिर 8 लाइन्स हैं। यहाँ क्या कह रहा है, वॉट एवर द थीम, देखो थीम कुछ भी हो, चाहे बैटल की हो, एवरीडे लाइफ के जो मिसफॉर्चून्स की हो, कोई सोरोफुल पेन ऐसा हो, कुछ भी हो, द मेडन सैंग, जो मेडन है ये लड़की, मेडन क्या होता है, ए यंग गर्ल, यंग अनमैरिड गर्ल, जो अनमैरिड हो, अनमैरिड गर्ल, ये जो लड़की है अनमैरिड गर्ल जो गाना गा रही है, मेडन सैंग एज इफ, मानो हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। वर्ड्सवर्थ कह रहा है, स्पीकर कह रहा है, ऐसा लग रहा है मानो इसका गाना कभी खत्म ना हो। इट्स सो सूदिंग, इट्स सो स्वीट, सो मेलोडियस, इट शुड नॉट बी एंडेड, इट शुड बी परपेचुअल, इट शुड बी एवरलास्टिंग, इट शुड बी इमॉर्टल, इट शुड बी फॉरएवर, ये कभी ना खत्म हो। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, है ना, कह रहा इस सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, भगवान करे गाना कभी खत्म ही ना हो, ऐसा लग रहा है मानो कभी खत्म ही ना हो, चलता ही रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। आई सो हर, देखो तो प्यारी सिंपल लैंग्वेज है, मैंने उसे देखा, सिंगिंग गाते हुए एट हर वर्क, वो काम कर रही थी और साथ साथ में गा रही थी, है ना, रिपीटिशन हो गया इस बात का, पहले भी बोल चुका है। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, उसके हाथ में एक सिकल थी, देखो पेस्ट्रोल इमेजरी यूज की है, इसके हाथ में एक सिकल है, सिकल होती है जिससे ऐसे थोड़ी घूमी सी होती है, फसल काटने में काम आती है, सिकल जो है, बैंडिंग, ओवर द सिकल बैंडिंग, ऐसे झुक करके और वो फसल को काट रही है। आई लिसन, मैंने सुना, देखो कितना इमेजरी का यूज कर रहा है, ऑडियो इमेजरी, विजुअल इमेजरी, फुल इमेजरी का यूज किया जा रहा है, और देखो ऐसा लग रहा है मानो गाना कभी खत्म ना हो, हैव नो एंडिंग, हाइपरबोली है इसमें, कभी ना खत्म होने वाला गाना ऐसा लग रहा है उसको, ऐसा गाना गा रही है। ओवर द सिकल बैंडिंग, ये एक विजुअल इमेजरी है ना, पेस्टोरल
विजुअल इमेजरी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, लाइन में से आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेता है। आई लिसन, मैंने सुना। मोशनलेस, देखो कितना इमेज बना रहा है, विजुअल। मैं खड़ा हो गया, सुनता रहा। मोशनलेस, बिना हिले डुले। स्टिल, दोनों एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। मोशनलेस, स्टिल, बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। आई बस सुनता रहा, कहीं हिला, आवाज हुई, उसको पता चलेगा। शी मे बी शाय एंड शी विल स्टॉप सिंगिंग। देन व्हाट विल आई डू? I will deprive of that beautiful song. That's why he's motionless. He's still. And as I mounted up the hill, और जैसे फिर धीरे चुपचाप 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 मैं पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगा। उसको जाना था ना आगे कहीं। अब जब मैं आगे की तरफ जाने लगा, पहाड़ी की तरफ, द म्यूजिक इन माई हार्ट, आई बोर के बाद लाइन आ गया, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। वो म्यूजिक मेरे दिल में, आई इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर, बहुत लंबे समय तक वो गीत मेरे दिल में धड़कता रहा, मेरे दिल में मुझे सुनाई दिया। थ्रू माई इनवर्ड आई, अपनी मन की आंखों से, माइंड्स आई, इनवर्ड आई, जैसा डैफोडिल्स में कहता है ना, मेरी इनवर्ड आई में, जब मैं सॉलिट्यूड में रहता हूँ। टिंटन एबे में भी ऐसा कहता है कि जब अकेला रहता हूँ शहर के लॉनली रूम्स में, टाउन्स और सिटी के, तब मुझे नेचर के उस सीन याद आते हैं। ऐसे ही म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर। अब ये जो म्यूजिक, एक तो मैंने यहाँ सुना, जो यहाँ सुना है तो रियल म्यूजिक था, जो सॉलिटरी रीपर गा रही थी। अब मैं जब चला गया, अपने शहर चला गया, और फिर मैंने अपनी इमेजिनेशन से, देखो जो इसकी डेफिनेशन है पोइट्री क्या है, overflow, spontaneous overflow, powerful feelings, recollected in tranquility। तो बाद में फिर मुझे गीत याद आता गया, मेरे दिल को खुशी से भरता गया, है ना। filled my heart with bliss, joy। डैफोडिल्स में कहता है ऐसा यहाँ पे कह रहा है, म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर। बहुत लंबे समय तक उसका इफेक्ट, उस म्यूजिक का इफेक्ट, पावर ऑफ म्यूजिक देखिए आप, ये पावर ऑफ म्यूजिक है, वो मुझे कई दिनों तक याद रहा। इट वॉज हर्ड नो मोर, देखो, म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। हालांकि मुझे अब सुनाई नहीं दे रहा था, फिजिकली मैं यहां चला गया था दूर, तब उसकी आवाज कोई वहां तक थोड़ी जाएगी, कोई कई किलोमीटर दूर तक, और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड थोड़ी आवाज आएगी। अब उसकी आवाज फिजिकली तो मैं नहीं सुन पा रहा था, बट फिर भी उसकी आवाज मेरे हार्ट में सुनाई दे रही थी। मुझे इनवर्ड आई से वो फील हो रहा था म्यूजिक, ठीक है ना। आई वॉज हर्ड नो मोर फिजिकली, बट आई कुड हियर, आई कुड लिसन द सॉन्ग, आई कुड लिसन द सॉन्ग emotionally, I could listen the song through my inward eye, in my imagination, spontaneous overflow, powerful feelings, recollected in tranquility. Whenever I sit in tranquility, on my couch, in pensive mood, in reflective mood, in vacant, empty mood, I could imagine the beauty of that music, the power of that music, and I can realize the melody of that music. This is the way he concludes his poem. और ये बताता है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं, फीलिंग मैटर करती है, इमेजिनेशन मैटर करती है। आप उस नेचर में सुने गए गीत से बहुत, आप अपने आप को बहुत ऐसा ना मेडिटेट कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, अपने दुखों को भूल सकते हो। मेरा हार्ट जो है वो, उसमें वो गीत बज रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। आई कैन इमेजिन नाउ आफ्टर 2 years, and that's why he wrote his poem in 1805. After 2 years, 1803, he visited this place, and after 2 years he wrote this poem. And after 2 years, in 1807, the poem was published. So friends, this is the, you can say the definition of William Wordsworth.
एंड आई होप आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री की परिभाषा, उसकी जो नेचर की सोच, उसकी जो सिंपल लैंग्वेज की सोच, वो सब चीज़ें कलेक्ट करके आप इस पोएम के थ्रू समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से उसने एक बहुत सिंपल सी, एक गांव की लड़की हाईलैंड लेस के ऊपर, एक सिंपल उसके काम के ऊपर, फसल कटाई के ऊपर इतनी प्यारी, इतनी म्यूजिकल पोएम लिख दी, लिरिकल पोएम लिख दिया, लिरिकल बैलेड लिख दिया, इतने शानदार राइम स्कीम से, बिल्कुल आयम्बिक टेट्रामीटर के अंदर छोटी सी प्यारी सी पोएम। और आई होप आपने पोएम एंजॉय की होगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इस तरह की पोएम आपको और भी मिलती रहे तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आप इस पोएम को तो देखते ही लाइक कर देना, और लाइक करके आप अगर कोई एक अच्छा सा कमेंट लिख सकते हैं प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केटी सर इंग्लिश, जो आपको यहाँ स्क्रॉल होते हुए दिखाई दे रहा होगा, केटी सर इंग्लिश हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, नए हैं, और अब तक पहले भी हैं लेकिन अब तक किया नहीं है, तो प्लीज़ कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके इस लाइक से, अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह की पोएम्स आपके लिए यूट्यूब पर डालते रहें। और इसके जो अगला पार्ट है जिसमें मैं आपको इसकी जो वर्ड्सवर्थ की थेरीज हैं, इसके मीनिंग्स हैं, इनके फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, है ना, इस पोएम की थीम्स, स्ट्रक्चर, उन सब के नोट्स के और इनके बारे में अगली क्लास पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, है ना। और पार्ट 3 में इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके लिए फिर आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पे केटी सर इंग्लिश के नाम से हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे हमारे कोर्स को आप देख सकते हैं, जहाँ सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। यूट्यूब पे भी आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये आपको क्या इकट्ठा करना पड़ेगा। कुछ थोड़ा मैटर मेरे से, कुछ थोड़ा मैटर दूसरे टीचर से, फिर तीसरा टीचर से, इतना सारा कलेक्शन, उनके नोट्स, इन सब में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप बहुत हार्ड वर्किंग होगे, आप इतना काम करोगे, केवल इंग्लिश थोड़ी करना है आपको, फिर जीके भी तो पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इतना हार्ड वर्क ना करें और आप बहुत ईजीली तरीके से आप काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर आ जाइए और उस पर आपको सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगी। पोएम्स हमने कुछ करवा दी हैं और कुछ मैं आपको कराता रहूँगा। इस तरह से हम लोग आपको टॉपिक वाइज पोएम्स देते रहेंगे। कुछ लोग चिंता कर रहे हैं कि सर कोर्स कब तक ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। आपके पास मैं हर हफ्ते क्लास देता जा रहा हूँ, है ना। अब वो पिछले दिनों में कुछ बिजी था, मम्मी भी मेरी बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी और कुछ और दिक्कतें चल रही थी, बट अब सब कुछ ठीक है। और अब आपको हर हफ्ते क्लास मिल भी रही है। ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड सेकंड की, जिनके दोनों के पोएट सेम है, उसकी एक पोएम ग्रेड फर्स्ट की आएगी, एक ग्रेड सेकंड की आएगी, ठीक है ना। बट आपके सिलेबस पूरे ख़त्म होंगे, अच्छे से ख़त्म होंगे, इस तरह से मिलेंगे, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कुछ इनके और मैटर आपको चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है केटी सर इंग्लिश के नाम से, वो भी, वहाँ पर भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सब बातें समझ में आई होंगी, इस क्लास को भी आपने एंजॉय किया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।